तो ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे मध्यकाल में भारत, इसका पार्ट 2। ठीक है, तो चलो सीखते हैं क्या है कि मध्यकाल पार्ट 2 में क्या दिया गया है। तो हम लोग थोड़ा इसका ब्रश ले लेते हैं और ब्रश लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो ये चीज़ तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ये क्या यहाँ पर क्या लिखा है देखो, क्या आपको ऐसे कुछ और शब्द का ध्यान आता है जिसका अर्थ अलग अलग संदर्भ में बदला जाता है। तो क्या आपको ऐसे कुछ शब्दों का ध्यान आता है जिसका अर्थ अलग अलग संदर्भ में बदला जाता है। तो देखो, कुछ ऐसे मतलब कुछ मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे ऐसे शब्द है जिसका अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल होता है। अब मैं समझाता हूँ वो कैसा कैसा शब्द है। जैसे परदेसी शब्द आप लोग पढ़ोगे, अभी इसको मैं पढ़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। परदेसी शब्द का अर्थ होता है कि जो लोग कोई क्षेत्र विशेष में रहता है, जो कोई क्षेत्र विशेष में रहता है, ध्यान दे रहे हो, जो कोई क्षेत्र विशेष में रहता है। परदेसी मतलब क्या होता है, वो लोग जो गांव के दूसरे गांव से आया हुआ है, शहर से आया है, उसी को ही परदेसी कहते हैं। लेकिन परदेसी शब्द का अर्थ होता है कि जो हम लोग का देश का नहीं है, उसको ही हम परदेसी कहते हैं, उसी को ना हम लोग परदेसी कहते हैं। तो देखो, अब हम लोग समझते हैं कि अब यहाँ से कुछ समझते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। तो इस स्टैंजा को हम लोग लेते हैं बढ़िया से और देखते हैं क्या 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 दिया गया। तो देखो, 1000 वर्षों के अंतराल में भारत ने अनेक परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुए। तो 1000 साल मतलब 1000, ध्यान से देखना, 1000 वर्षों के अंतराल में भारत में अनेक परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुए। यह परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धर्म के क्षेत्र में हुए। तो देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि 1000 सालों में क्या हुआ। 1000 सालों में बहुत सारा क्या हुआ, अंतर आ गया, बहुत सारा अंतर आ गया। वो अंतर क्या क्या था उसको समझते हैं। क्या क्या अंतर आया, राजनीतिक अंतर आया। क्या अंतर आया, राजनीतिक अंतर आया। राजनीतिक मतलब क्या, देखो राजा लोग जो थे, ठीक है, क्या थे, राजा लोग। तो राजा लोगों में क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरा 2 स्टूडेंट है, ठीक है, और उसको मैं समझा रहा हूँ, साथ साथ आप लोग भी समझ रहे हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते, इसीलिए मैं इधर उधर देख रहा हूँ, ठीक है। तो खैर, राजनीतिक क्या है, राजनीतिक, सामाजिक। तो राजनीतिक परिवर्तन हुए, क्या हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए। और क्या परिवर्तन हुए, सामाजिक, समाज में जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवर्तन भी हुआ। और क्या परिवर्तन हुआ, देखो सामाजिक परिवर्तन क्या, पहले सती प्रथा थी, क्या अभी सती प्रथा है, जो आगे मतलब क्या होता है, पति मर जाता तो पत्नी के भी आगे भी ठेल दो। तो क्या अभी भी है, अभी नहीं है। अभी किसी को ठेलेंगे तो वो ही गोली मार देगा, ऐसा भी होता है। तो बेसिकली क्या है, समझो। तो अब सामाजिक परिवर्तन बहुत कुछ हुआ। राजनीतिक, आगे राजा लोग थे, क्या अभी राजा लोग है। अगर कोई राजा का ड्रेस पहन के आएगा ना तो उसको ऐसे ही उड़ा देगा, भागो ऐसे। तो बस ये जस्ट बेसिकली समझो कि बहुत सारा परिवर्तन होता है समय के साथ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि क्या है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। क्षेत्रीय राजा मतलब क्या, जैसे हम एक गांव क्षेत्र में रहते हैं या किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बात समझो कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्रीय राजा हो सकता है। अभी मान के चलो, जो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ या मैं जिस शहर में रहता हूँ, अगर वहाँ पर एक राजा हो गया, ठीक है, तो वो क्षेत्रीय राजा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब उसके बाद क्या होता है। अब बड़े क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त करने के लिए इन राजाओं में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। अब क्षेत्रीय राजा क्या करने की कोशिश करता था कि बड़े क्षेत्र को वो लेने का कोशिश करता था, है ना।
अलग अलग भाषाओं एवं संस्कृतियों के चलते ये बाहरी खतरों से निपटने में एकजुट नहीं हो सके। और देखो, भारत में इतना विविधता है कि आप कुछ दूर जाओगे तो आपको विविधता मिल जाएगी। आप अभी मान के चलो बिहार में है तो कुछ दूर जाओगे पश्चिम बंगाल में तो आपको बहुत सारा विविधता मिलेगी, भाषा में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आप मान के चलो बंगाल में है और आप तमिलनाडु चले जाओ तो भाषा में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, रहन सहन में हो जाएगा। यहाँ पर भी सनातन धर्म मानने वाला है, वहाँ पर भी सनातन धर्म मानने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर क्या, जैसे हम लोग देखें, हम लोग जिस गांव में रहते हैं, गांव क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग के घर में अलग सा पूजा होता है, दूसरे के घर में अलग पूजा होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह का विविधता है क्योंकि हम लोग सेम धर्म से है। हम लोग हिंदू धर्म बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म बिलोंग करते हैं, कुछ भी कर रहे हो आप अपने संग, लेकिन वो लोग अलग से पूजा कर रहे हैं, हम लोग अलग से कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारा विविधता है। तो क्या होता है कि सांस्कृतिक प्रॉब्लम के चलते, भाषाओं के प्रॉब्लम के चलते ये आपस में कभी एकजुट नहीं हो पाया। और इसी कारण तो अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया, इसी कारण ना अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया था कि फूट डालो राज करो नीति। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या है। तो देखो, अगर घर में फूट रहेगा तो बाहर की शक्ति हमें लड़वा सकती है। मान के चलो हम लोग एक परिवार है, हम लोग घर में ही फूट है, तो बाहर के लोग तो हम लोग का फ़ायदा ले ही सकता है। ले सकता है कि नहीं ले सकता? हाँ, ले सकता है। तो देखो उसी अगर क्या है कि हम लोग का इसलिए एकजुट नहीं हो पाए। परिणाम देखो, परिणामतः भारत की स्थापना हुई और परिणाम तक भारत की स्थापना, अच्छा, मुगल वंश के पतन के काल में क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। देखो मुगल वंश के पतन काल के काल में क्षेत्रीय, तो इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम लोग? मुगल, जस्ट मिनट, वेट, हाँ, यहाँ से हम लोग को मिल गया। देखो ये जो मुगल वंश के पतन के काल में क्षेत्रीय राजा ने फिर से उभरने लगे थे, ठीक है। 13वीं सदी में तुर्कों एवं अफगानों तथा 16वीं सदी में भारत में मुगल एक साम्राज्य की स्थापना हुई। इस लंबे समय अंतराल में हिंदू एवं मुस्लिम, जस्ट मिनट, हाँ, इस लंबे समय अंतराल में हिंदू एवं मुस्लिम ने आपसी संपर्क के कारण इस उपमहाद्वीप ने एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ जिनमें हिंदू एवं मुस्लिम परंपराओं का समावेश है। इस संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से मध्यकाल भारत की साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला में दिखाई देती है। देखो भारत जो उपमहाद्वीप है, अब भारत देखो क्या है कि एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा भाग है ना, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा ही भाग है। तो देखो अब क्या है, अब भारत को तुम जैसा देख रहे हो, लेकिन क्या भारत ऐसा ही था? नहीं था। भारत का एक प्रकार से मतलब कॉन्सेप्ट था कि जो भारत अभी मेन लैंड भारत जिसको हम लोग बोलते वो तो था, लेकिन जितना बड़ा पाकिस्तान है वो भी तो था, अफगानिस्तान है वो भी तो था, बांग्लादेश है वो भी तो था भारत के अंदर, म्यांमार वो भी भारत के अंदर था, तिब्बत के कुछ पार्ट भारत के अंदर था, नेपाल था, भूटान था, ये सब भारत के अंदर था, श्रीलंका था, और इंडोनेशिया कुछ नीचे जो बहुत सारा द्वीप आइलैंड है वो भी भारत के क्षेत्र में माना जाता। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा ज़मीन था। और इसी कारण क्या होता है, हम लोग जो मूर्ति कला है, तो बस देखो अभी तुम जाओगे दिल्ली तो आपको जामा मस्जिद मिल जाएगा, उसी जगह महाराष्ट्र में अजंता एलोरा के गुफा भी मिल जाएंगे, एक पत्थर से काट के बना बहुत बड़ा मूर्ति। उसी जगह आपको क्या मिल जाएगा, उसी जगह आपको मिल जाएगा देखो ताजमहल मिल जाएगा, उसी जगह आपको अब मिल जाएगा देखो तमिलनाडु वगैरह में बहुत बड़ा बड़ा मंदिर होता है एकदम, बहुत ही, उड़ीसा जाओगे तो बहुत जो है एक प्रकार से देख लो कि चारों ओर क्या है भारत के
मतलब एक ऐसी संस्कृति का मतलब पहचान मिलता है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका। अब आप यहाँ जाओगे, मान के चलो पंजाब जाओगे तो आपको गोल्डन टेम्पल मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे। ठीक है, कि हम लोग क्या कर पाते हैं। अब देखो प्रौद्योगिकी बदलाव, ठीक है, इसको समझते हैं कि ये क्या है। हाँ, प्रौद्योगिकी बदलाव। चलो देखो, इस काल में अलग अलग समय में कुछ नवीन तो क्या है कि इस काल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, कृषि के कुछ क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है ना। अब सिंचाई रहट से होने लगी, जिसमें उत्पादन में वृद्धि हुई। कटाई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा इसी काल में। तो मध्यकाल में क्या हुआ, देखो प्रौद्योगिकी मतलब क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकास हुआ। किस में विकास हुआ? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब क्या हो गया प्रौद्योगिकी में कि कृषि में क्रांतिकारी बदलाव हुए, क्रांतिकारी मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। अब सिंचाई रहट से होने लगी। सिंचाई वगैरह जो है, रहट मतलब रहट होता है, रहट का एक सिंपल मीनिंग मुझे नहीं आता है, मैं भूल जा रहा हूँ, हो सकता है छोटा तालाब वगैरह। ठीक है, अब क्या है, कटाई चरखे का इस्तेमाल, मतलब जो सिंचाई है, कटाई है, आजकल कितना टेक्नोलॉजी डेवलप है पता है, आजकल कितना टेक्नोलॉजी। इजराइल का एक टेक्नोलॉजी हम देख रहे थे। इजराइल में जब हम लोग का एक क्या हुआ, प्रधानमंत्री आया था ना, इजराइल का क्या है, नेतन्याहू नाम है उसका, राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री, भूल जा रहे हैं, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो नेतन्याहू आया था, तो वो बोल रहा था कि हम लोग मतलब किसी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी भारत में बदलाव लेके आना चाहता है कि जो बड़ा बड़ा खेत है, ध्यान से समझो, जो बड़ा बड़ा खेत है उसमें क्या होता था, पूरा वहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा लैंड है, तो जिस जगह हम लोग क्या ड्रोन छोड़ देंगे, तो जिस जगह पानी का अभाव है, जिस जगह प्रॉब्लम है, इतना बड़ा खेत में तुम कहाँ ढूंढोगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो ड्रोन को फेंक दिया, मतलब फेंक नहीं देगा, ड्रोन को छोड़ दिया, और ड्रोन क्या करेगा, जिस जगह स्पेशली पानी कम है, सूखा है, उस जगह तक पानी सिस्टम। अभी पता है कि नहीं कि इस तरह से पाइपलाइन बिछाया जाता है खेतों में कि एक बार एक बटन दबाए कि चारों खेतों में पानी भर गया, मतलब पूरा खेत में पानी भर गया, पाइप सिस्टम किया गया है। मतलब इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी आया है, लेकिन तो पर भी हम लोग का भारत देश में अभी भी क्या है कि नदियों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। नदियों का पानी बहुत ज़्यादा हम लोग का समुद्र में बह जा रहा है। हम लोग को इस तरह से कोशिश करना होगा कि नदियों का जो पानी अधिक से अधिक हम लोग सिंचाई में ले पाए, पूरे भारत का जो मेनलैंड जितना भी ज़मीन क्षेत्र सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो। तो इस तरह से अगर हम लोग करें तो हम लोग के लिए काफ़ी फायदा होगा। तो देखो, मध्यकाल में भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका था, है ना, समझ में आ गया। मध्यकाल में भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया था। अब देखो आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या है। देखो, युद्ध के दौरान तोप, बारूद वाले अन्य हथियारों का प्रयोग होने लगा। युद्ध के दौरान तोप, बारूद वाले अन्य हथियारों का प्रयोग होने लगा। अब क्या है कि इसी कालावधि में आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी फसलें विदेशियों के द्वारा लाई गई। देखो ध्यान से सुनना, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी जैसी फसलें विदेशी। तो देखो, ये जो हमेशा सोचना कि जो तुम लोग आलू खाते हो, ठीक है, क्या खाते हो, आलू खाते हो, तो तुम ये सोचना कि ये भारत का है, ये हमारे देश का
नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, रुको एक सेकंड। यहाँ से लेते हैं। देखो ये है ना आलू, दिख रहा है आपको? आलू दिख रहा है? आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी जैसी फसलें यह विदेशियों द्वारा लाई गई है। मुझे एक क्वेश्चन मिल गया था एग्ज़ाम में कि मिर्च का कौन किस देश से आया है, तो तो अब देखो तुम लोग को यहाँ का जानकारी मिल जाएगा कि ये सब कौन से देश से आया है और कहाँ से आया है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि विदेश से आया हुआ। तो आप लोग सोचते हो कि ये तो हम लोग का गाँव का है आलू, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ फसल जो होता है वो भारत में नहीं उगाई जाती थी, लेकिन विदेशियों द्वारा यहाँ पर लाया गया, उसको उगाया गया, है ना। तो अब इस ज़मीन को ये लोग धीरे धीरे एडेप्ट कर लिए, इस जलवायु को। फिर यहाँ का तुम एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसा आलू आपको भारत में मिलेगा, क्या चाइना में उसी टाइप का आलू मिलता है? हो सकता है आलू में कुछ चेंजेस आए हो, क्योंकि जलवायु ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जलवायु के कारण बहुत सारा चेंजेस होता है। कि हम लोग का चेहरा चाइना के लोग के साथ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस जलवायु के कारण नहीं मिलता। समझ में आया? और साथ ही साथ जेनेटिकली विस्तार होता है ना। अब आगे देखते हैं, चलो ज़्यादा बकवास कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो मध्यकाल में लोगों की गतिशीलता में भी वृद्धि होने लगी। मध्यकाल में लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होने लगी। अच्छा मान के चलो, अगर आप एक काम करो, अभी रांची जाओगी या आप पटना जाओगी, तो आप क्या सोचना पड़ता है कि भाई अरे पटना जाऊंगा या रांची जाऊंगा, इतना दूर, ऐसा सोचते हो? ऐसा नहीं सोचते हैं। या दिल्ली जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, यहाँ तक कि अमेरिका भी जाऊंगा, मुझे सोचने के लिए वक्त नहीं चाहिए। इट इज़ वेरी इजी। अब क्या है, क्योंकि एक चीज़ सोच के रखना, क्योंकि अभी हम लोग फ्लाइट पकड़ेंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे। तुरंत नहीं कि हम तुरंत पहुंच गए। बुलेट ट्रेन है, जापान में ज़्यादा चलता है, चाइना में ज़्यादा चलता है, बुलेट ट्रेन चलता है कि नहीं चलता है। तो ये सब क्या करता है हम लोग को गतिशील, अभी प्रेजेंट टाइम आधुनिक के बता रहा हूँ। तो मैं इसके पहले प्राचीन इतिहास में मान के चलो, अगर राज्य बदल जाता था ना तो बहुत बड़ी बात है, या राजा बदल गया या हम दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, तो सोच सकते हो तुमको पैदल जाना है, रास्ता भी नहीं है, नदी को पार करो, नाला को पार करो। अभी एक बहुत बड़ा नदी आ गया है, मान के चलो, उसको कैसे पार करोगे? जंगल होकर पार होना पड़ेगा, शेर हो सकता है, जंगली जानवर हो सकता है। सोच सकते हो कितना प्रॉब्लम होता है। रास्ते में पैदल जाओ, रात हो गई। कुछ दिन पहले एक मूवी देख रहे थे हम, मध्यकालीन में ही मूवी था, पद्मावत शायद। तो वहाँ पर क्या है कि पद्मावती जो रानी है वो कहाँ जा रही थी, दिल्ली ने कहा शायद। तो किससे जा रहे थे? बैलगाड़ी से जा रही थी। तो क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आविष्कार हुआ ये सारा चीज़। कैसे है यार? धीरे धीरे इसका आविष्कार हुआ। अब देखो नेक्स्ट समझते हैं कि किस टाइप से चेंज हुआ। ठीक है, हाँ, तो देखो मध्यकाल में लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होने लगी। रोजगार के अवसर एवं काम धंधाओं के तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना बढ़ गया। अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी तो मैक्सिमम क्या करते हैं, एक जगह से इंसान दूसरे जगह जाता है कि नहीं, काम के तलाश में। हाँ, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखो यहाँ की खनिज संपदा एवं व्यवसाय की संभावना में विदेशियों को आकर्षित किया। तो भारत की जो खनिज वगैरह है ये भी विदेशियों को आकर्षित करने लगा। इस काल में नए नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, जिसमें राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय
के रूप में उभरा। और राजपूत लोग क्या हुआ, देखो विभिन्न विभिन्न समुदाय भी यहाँ पर इस दौरान मध्यकाल में जन्मा, मतलब उभर के आया। राजपूत जो एक प्रकार से राजपूत जो मतलब शासन करने वाले राजपूत। वैसे तो महाभारत में हम लोग का क्षत्रिय जो है वो हम लोग जानते हैं, महाभारत में क्षत्रिय लोगों ने हम लोग राजाओं का धर्म होता है क्षत्रिय वगैरह ऐसा कुछ। तो देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये मध्यकाल भारत में जो चेंजेस हुए उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस काल में नए नए सामाजिक समूह, अच्छा जिसमें राजपूत, अच्छा ये चीज़ बोलना भूल गया कि खनिज संपदा का भी, देखो भारत जो था बहुत ही समृद्ध वाला देश था। और क्या है कि जो अरेबिक्स थे, मतलब एक प्रकार अरब देशों से क्या हुआ, भारत में आक्रमण होने लगा मध्यकाल में। अब धीरे धीरे वो क्यों करने आक्रमण लगे, क्योंकि सब कोई चाहता है मैं आगे बढ़ूँ, मेरा धर्म का विस्तार हो, मेरा क्षेत्र का विस्तार हो, इसलिए वो क्या धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने लगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने लगे और इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से भारत का जो मेन लैंड है धीरे धीरे आक्रमण के ऊपर गुजरता गया। तो जो भी इससे मतलब जो मध्यकाल के पहले क्या थे, भारत में सिर्फ हिंदू शासक थे, क्षेत्रीय शासक थे। फिर बाहरी आक्रमण के कारण तो भारत के ऊपर क्यों आकर्षित होने लगे, क्योंकि भारत में खनिज संपदा थी, पैसा था, खाने को बहुत कुछ है, पैसा मिलता था। क्योंकि भारत में क्या खेती बड़ी अच्छी होती थी, गंगा है इतना बड़ा नदी। अब तुम रेत में तो नहीं उगा सकते थे और उस वक्त तेल भी तो नहीं निकाल सकता अरेबिक्स लोग सब। तो वो लोग क्या चाहेगा, बेटर जो लैंड चाहेगा अपने आप को विस्तार करने के लिए। अभी मान के चलो अरब जो सऊदी अरबिया वगैरह है वहाँ पर कोई हर एक लोग जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तेल है, तेल के कारण लोग जाना चाहता है। तेल के कारण मैक्सिमम इतना बड़ा सिटी बढ़ सके हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर और भी बहुत कुछ रीज़न है, लेकिन तो क्या है, उसको प्राकृतिक संपदा मिल गई। लेकिन उस वक्त तो ये सब नहीं था शायद। तो चलो आगे देखते हैं। तो इस काल में नए नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, जिसमें राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय रूप में उभरा। राजपूत शब्द का अर्थ राजपूत शब्द राजपुत्र से निकला, जिसका अर्थ राजा का पुत्र। इस काल में इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर योद्धाओं, राजाओं एवं सामंत वर्ग के लिए होता था, जो अपने को क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो योद्धा वर्ग अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो इस तरह से है, देखो ये एक पिक्चर दिया गया है, इसको कहते हैं रहट। इसको क्या कहते हैं? रहट। तो ये रहट से क्या हो रहा था, देखो तो ये कुछ वगैरह मतलब सिंचाई वगैरह हो रहा है। ये चरखा से क्या होता था, पानी शायद निकाला जाता था, है ना। ये चरखा से क्या निकाला जाता था, पानी, राइट ना, क्या होता था। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का रहट हो गया, है ना। ये इससे हम लोग का क्या सिंचाई होने लगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये इससे सिंचाई होने लगा। मध्यकाल के दौरान जंगलों, देखो मध्यकाल के दौरान जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की जा रही थी। ठीक है, जंगल को साफ करके कृषि योग्य बना रहे थे। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुआ। परिणाम स्वरूप जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग को विवश होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। इनमें से कई किसान हुए। अब बहुत सारा आदिवासी क्या करने लगे, ध्यान से देखना। अब बहुत सारा आदिवासी क्या हो गए कि वो लोग जंगलों में रहते थे। वो लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। और जंगलों में रहने के कारण क्या होता था कि अब देखो सब कोई अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। तो आदिवासी लोग वो जंगलों से प्रेम था,
अब जंगल खत्म हो गए तो वो लोग क्या, कोई कोई बोले नहीं यार यहीं पे रहते हैं, किसान खेती कर लेते हैं, लेकिन सब तो नहीं कर रहे, वो लोग दूसरा जंगल ढूंढने लगे, है ना। तो देखो, अब देखो कुछ किसानों के पास, कुछ किसान हुए, कुछ किसानों के पास कम ज़मीन थी, तो किसी के पास काफ़ी ज़मीन थी। छोटे किसान छोटे किसान कर चुकाने में अतिरिक्त स्थानीय मालिक के वर्ग ने बेगार करने के लिए मजबूर थे। बेगार मतलब क्या, एक प्रकार से जो काम नहीं रहता है जिसके पास, उसको हम लोग बेगार कहते हैं। और उसमें तो देखो बेगार क्या है, एक सिंपल सी बात समझ लो, बेगार क्या है। देखो, जो लोग जिसके पास खेत कम थे और जिसके पास खेत ज़्यादा थे, वो लोग क्या करते थे, उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहता था, इसलिए जिसके पास बहुत ज़्यादा खेत था उसके अंडर में भी वो लोग काम करते थे। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, समाज में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता बढ़ रही थी। और देखो इसी कारण समाज में क्या हुआ, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता बढ़ रही थी। आज मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग सब अमीर हैं? तो हम लोग में क्या होता है, कोई अमीर तो कोई गरीब है। सिर्फ हम लोग नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में क्या सब एक जैसा अमीर है? किसी देश में ऐसा मिल जाएगा कि सब एक जैसा अमीर है? अगर थोड़ा बहुत ऐसा कोई हो भी सकता है, लेकिन आई डोंट नो। और भारत में तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक दिन मैं एक चैनल देख रहा था यूट्यूब में, तो उसे पूछ रहा था कि वो लोग पाकिस्तानी थे, तो वो रिएक्ट कर रहे थे भारत के ऊपर। तो बोला आपको भारत में सबसे क्या चीज़ अच्छा नहीं लगता और क्या चीज़ अच्छा लगता है? तो बहुत कुछ चीज़ उन लोगों का अच्छा बोला और बहुत कुछ चीज़ खराब बोला, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भारत में असमानता काफ़ी है आर्थिक क्षेत्र में। भारत में ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे 2 करोड़ लोग मिल जाएंगे जो रास्ते में रहते हैं, गरीब है, मतलब जिसको एक वक्त का खाना मिलता है किसी तरह से। अब एक वक्त का खाना से कोई जी नहीं सकता, हो सकता है किसी दिन एक वक्त का मिले, किसी दिन 2 वक्त का मिले, इस टाइप से है। तो सोचो, भारत में आपको अभी भी बस स्टैंड के सामने भिखारी मिल जाएंगे, लेकिन सरकार चाह के भी ख़त्म नहीं कर पा रही, बिकॉज इतना पैसा चाहिए, शायद उसको पूरा नहीं कर पा रहे, या तो इच्छिक शक्ति नहीं है। मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी भारत में, तो इसके लिए भारत के जो जनसाधारण है उसे जागरूक होना पड़ेगा। आप जैसे स्टूडेंट को जागृत होना होगा। अगर आप अपने आप में कुछ कर पाओ, लाइफ में आगे बढ़ पाओ, तभी ना जाकर उन लोगों को हेल्प कर पाओगे। लेकिन हेल्प का भावना भी होना चाहिए, पैसा होने से हेल्प नहीं कर पाते हो, हेल्प का भावना भी होना चाहिए। तो क्या है देखो, तो भारत में इतना गरीबी है, लेकिन साथ साथ भारत में बहुत ज़्यादा अमीरी भी है। कुछ दिन पहले एक घटना मैं बता रहा हूँ कि हम लोग का जो अभी कोरोना वैक्सीन बन रहा है, अदर पूना वाले ने, क्या नाम है उसका, जो कोविशील्ड वैक्सीन बना रहे हैं, वो लंदन चला गया। तो वो जहाँ पर रेंट में रह रहा है, तो उसका मतलब क्या रेंट है 50 लाख रुपए, कितने दिनों का सोच, मतलब वो जिस पैलेस में रह रहा है उसका रेंट है 50 लाख रुपए। सोच सकते हो, 1 दिन का, 2 दिन का, ना कितना दिन का रेंट है 50 लाख रुपए, सोच रहे हो। तो भारत के पास बहुत सारा पैसा भी है, अब वो अपने रईसी से जी रहा है, पैसा कमाया है तो जी रहा है, लेकिन क्या वो एक कमरे, एक छोटा सा छत के नीचे क्या नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन पैसा है। तो भारत में इस तरह का असमानता बहुत ज़्यादा है, तो वो लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो इसी कारण क्या है, आर्थिक असमानता बढ़ने लगी, एक दिन में नहीं बढ़ा, प्राचीन भारत से बढ़ रहा है। इस तरह से घटना प्राचीन भारत से बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? तो अब देख लो, लोग जातियों तथा उपजातियों में बंटे जाने लगे, जाति तथा उपजाति में बंटने जाने, सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत में उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा मिलने लगा, पैसे के हिसाब से ऊंचा नीचा दर्जा मिलने लगा। विभिन्न क्षेत्र में किसी जाति के विशेष के दर्जे में अंतर होता था।
अर्थात एक ही जाति का किसी क्षेत्र में प्राप्त दर्जा दूसरे क्षेत्र में अलग हो जाता था। इतना नहीं बल्कि समाज इतना ही नहीं बल्कि समाज के कुछ परिवेश भी जाति के दर्जा मिल चुका था। राज दरबारों में लिपिक या मुंशी काम करने वाले लोग कायस्थ कहे जाने लगे। तो देखो भारत में ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ये भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, अलग अलग टाइप से। अमेरिका में क्या था, ब्लैक एंड वाइट का प्रॉब्लम इश्यूज था, है ना। दूसरे मुस्लिमों में भी शिया सुन्नी का प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे मतलब क्या है, जो हम लोग के हिंदू है, हिंदुओं में तो इतना जाति है कि आप सोच नहीं सकते हो कितना जाति है। वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग टाइप का जाति मिल जाएगा। बंगाली ब्राह्मण्स मिल जाएंगे, बंगाली यो मिल जाएंगे, बंगाली वो मिल जाएंगे, सब बंगाली टाइप का। बिहार में जाएगा तो बिहारी ब्राह्मण मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, वो हर एक टाइप का आपका मिल जाएगा, राइट, मिल जाएगा कि नहीं। तो हम लोग जातियों के उलझन में इतना बंध गए हैं कि हम लोग के अंदर कीड़ा घुस गया दिमाग में। मैं अगर सोचूं ना तो मैं भी निकाल नहीं सकता, नहीं अपने जाति के लड़के से शादी करना चाहिए, ऐसा हम लोग के कीड़ा घुस गया। तो क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो अपना अपना मर्जी है। देखो बात मेरा कहने का अर्थात ये है कि जाति वगैरह में हम लोग मध्यकाल से फंस चुके थे। और इससे क्या हम लोग का ऊंच नीच, मध्यकाल से नहीं, इससे भी पहले से हम लोग फंस चुके थे। और अगर मान के चलो इसका बहुत अच्छा भी रीज़न था, ऐसा नहीं कि जाति वगैरह बहुत ख़राब था, बहुत स्पेशल भी था इसके लिए। उसको देखो काम के हिसाब से भी जाति को बांटा जाता था, ठीक है, कि हम लोग इस टाइप के काम करेंगे तो उस हिसाब से उस जाति। तो देखो जाति का बहुत सारा फायदा भी है। हम लोग हमेशा खामियां गिनाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारा अच्छाई भी है। जहाँ पर खामी, आप सोचना पड़ेगा किस जगह अच्छा है, इसका बहुत बड़ा डिबेट बन सकता है। तो बात यही है कि आप इसके बारे में आप पढ़ो। और तब आज के लिए बस इतना ही, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।